वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बायो मैजिशियन। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उस चैप्टर का नाम क्या हम लोग बोलेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इस चैप्टर से भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है और बहुत आसान है। ठीक है ना? तो हम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें हम लोगों को सबसे पहले कि क्या क्या कंटेंट पढ़ना है वो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ठीक है, और एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है, जो भी पैराग्राफ्स दिया हुआ है, उसको ही मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा बहुत आसान लैंग्वेज में, बहुत आसान तरीके से। ठीक है ना? तो अब अगर आप देखना एनसीईआरटी का बुक खोलकर देखना, तो उसमें क्या कंटेंट में दिया हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद कंटेंट में क्या दिया हुआ है, क्या चीज, रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, जो कि इंट्रोडक्शन टाइप दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फिर गैमेटोजेनेसिस के बारे में दिया हुआ है, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में दिया हुआ है, फिर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में दिया हुआ है, फिर प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, और लास्टली क्या दिया हुआ है, हम लोग बोलेंगे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कंटेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं जितना भी एनसीईआरटी का पैराग्राफ्स है, ठीक है, उससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाया जा सकता है नीट में, वो मैं यहाँ पर बताऊंगा। और इसके साथ साथ एक एक पैराग्राफ को मैं बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो मैं बताने से पहले ये मैं बताना चाहता हूँ, मतलब पढ़ाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं आज बताऊंगा वो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, बिल्कुल एक कहानी की तरह लगेगा। ठीक है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर्स को देखो और नीट का क्वेश्चन सॉल्व करो और कॉन्सेप्ट भी अपना क्लियर करो। ठीक है ना? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर। देखो, यहाँ पर देखना, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि रिप्रोडक्शन क्यों होना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा सिस्टम है हमारे बॉडी में जो रिप्रोडक्शन को करवाने में हेल्प करता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या क्या ऐसा सीक्वेंशियल इवेंट्स है जिसके थ्रू क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डील करते हैं, जो कि एनसीईआरटी का सबसे पहला जो पैराग्राफ है ना, जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, उसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर हम लोग बात करेंगे अगर हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो याद रखना है, रिप्रोडक्शन हम लोग बोलेंगे एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। क्या मैं बोला? रिप्रोडक्शन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, और इसके थ्रू क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसके थ्रू क्या होगा कि हम लोग बोलेंगे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होगा किसी भी पेरेंट से। ठीक है, तो वैसा प्रोसेस, वैसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें हम लोग बोलेंगे क्या चीज बनता है, ऑफस्प्रिंग्स बनता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ बताने का? बताने का मेरा मतलब ये हो गया, ध्यान से देखना, अगर मान लो कि फादर है, ठीक है, यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, मान लो फादर है, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं मेल है। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे मदर है, जिसको हम लोग फीमेल बोलते हैं। ठीक है, फादर और मदर से जब हम लोग बोलेंगे क्या प्रोड्यूस हो, हम लोग बोलेंगे ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो। ठीक है, तब इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानेंगे, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन के नाम से जानेंगे। याद रखना है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे पेरेंट्स से क्या चीज प्रोड्यूस होता है, हम लोग बोलेंगे ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होता है। ये कंप्लीट प्रोसेस को, बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन इतना आसान नहीं है। ठीक है, रिप्रोडक्शन होने के लिए हम लोग बोलेंगे कुछ सीक्वेंशियल इवेंट्स है। जैसे यहाँ पर देखो, क्वेश्चन ये आता है कि रिप्रोडक्शन क्यों होना पड़ेगा, क्यों ऑफस्प्रिंग्स बनना पड़ेगा। इसीलिए ऑफस्प्रिंग्स बनना पड़ेगा क्योंकि हम लोग बोलेंगे ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन हो सके। क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन हो सके। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो अगर कोई भी, अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, कि रिप्रोडक्शन क्यों इसेंशियल है, रिप्रोडक्शन इसीलिए इसेंशियल है फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे जनरेशन का कंटिन्यूएशन नहीं होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो हम लोग क्या बोले, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स से क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर बताया हूँ कि पेरेंट्स से क्या बनेगा, ऑफस्प्रिंग्स, और इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। फिर क्वेश्चन आता है रिप्रोडक्शन क्यों होना पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन क्यों होना पड़ेगा, कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन के लिए क्या होना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन होना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब क्वेश्चन ये आता है कि रिप्रोडक्शन होने के लिए ऐसा क्या बॉडी में सिस्टम है जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को करवाता है। तो हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन को करवाने के लिए हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे एक सिस्टम प्रेजेंट है, और उस सिस्टम को हम लोग कुछ खास नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। याद रखना है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम वैसा सिस्टम होता है जो क्या चीज में हेल्प कराता है, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में हेल्प कराता है। इस चीज को ध्यान देना।
तो मैं जो भी यहाँ बोल रहा हूँ उसको सुनना, बहुत आसान है, देखो ध्यान से। रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन होने के लिए हम लोग बोलेंगे एक सिस्टम होना पड़ेगा मेल और फीमेल में, ठीक है। और उस सिस्टम को हम लोग किस नाम से जानेंगे, उस सिस्टम को हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब अगर मेल के केस में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल के केस में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा उसको हम लोग बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। और फीमेल के केस में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है ना कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये मैंने बता दिया कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू पेरेंट से क्या बना, ऑफस्प्रिंग बना। इस कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है रिप्रोडक्शन क्यों होना पड़ेगा, व्हाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर, हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन, जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या बॉडी में सिस्टम है हमारे बॉडी में जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को करवाता है, तो हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को करवाने के लिए हमारा बॉडी में एक सिस्टम प्रेजेंट है, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Reproductive system is that system that is responsible for the process of reproduction. अब क्वेश्चन आता है कि मेल के केस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल के केस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या बोलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से जानेंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। अब क्वेश्चन आता है कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसा क्या करता है कि क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाए, या हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन हो जाए। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर सीक्वेंशियल इवेंट्स होता है, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक काम करता हूं, मैं मिटा कर लिखता हूं, ठीक है इसको। यहां पर देखो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इतना आसान है नहीं, इसको होने के लिए क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे सीक्वेंशियल इवेंट्स होना पड़ेगा, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्या क्या ऐसा सीक्वेंशियल इवेंट्स होता है रिप्रोडक्शन को कराने के लिए, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स को बनवाने के लिए। तो देखो ध्यान से, पहला जो सीक्वेंशियल इवेंट होता है ना रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, उसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। देखो जब भी कभी कोई भी टर्म के आगे अगर जेनेसिस आएगा, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो गैमेटो का मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे गैमेटो का मतलब हो जाएगा गैमेट्स का फॉर्मेशन, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब यहाँ पर मैं लिख दूं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, बोल सकते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में याद रखना है गैमेटोजेनेसिस होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी गैमेटोजेनेसिस होता है, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव में जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो क्या बनेगा, गैमेट्स बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मेल गैमेट्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मेल गैमेट्स, याद रखना है, ठीक है। और मेल गैमेट्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्पर्म्स के नाम से जानते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे फीमेल गैमेट्स बनेगा, क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे फीमेल गैमेट्स बनेगा। और फीमेल गैमेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम या ओवा या एग के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद याद रखना है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कराने के लिए याद रखना, सबसे पहला हम लोग बोलेंगे जो सीक्वेंशियल इवेंट्स होगा मेल और फीमेल में, मेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और वो सीक्वेंशियल इवेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गैमेटोजेनेसिस करेगा, क्या बनाएगा, मेल गैमेट्स जिसको बोलेंगे स्पर्म। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गैमेटोजेनेसिस करेगा, क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे फीमेल गैमेट्स जिसको बोलेंगे ओवम। तो ये पहला क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे सीक्वेंशियल इवेंट हुआ रिप्रोडक्शन का। अब एक बार अगर गैमेट्स बन जाता है तो हम लोग बोलेंगे दूसरा फिर सीक्वेंशियल इवेंट्स होता है। दूसरा सीक्वेंशियल इवेंट को हम लोग बोलते हैं इनसेमिनेशन। क्या बोलेंगे हम लोग, इनसेमिनेशन। इन का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इनसाइड। इन का मतलब क्या हो गया, इनसाइड। सेमिनेशन का मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे सीमेन। और सीमेन में क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे स्पर्म होता है। क्या होता है, हम लोग बोलेंगे स्पर्म प्रेजेंट होता है, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि दूसरा स्टेप में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मेल गैमेट्स कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जाएगा, जिस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग बोलेंगे इनसेमिनेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इनसेमिनेशन के नाम से जानेंगे। तो ये दूसरा सीक्वेंशियल इवेंट्स हुआ, ठीक है। इनका मतलब क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे इनका मतलब होता है इनसाइड, और सेमिनेशन का मतलब होता है सीमेन का अंदर जाना। किसके अंदर जाना, हम लोग बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जाना, ठीक है। तो ये दूसरा सीक्वेंशियल इवेंट हुआ। अब तीसरा सीक्वेंशियल इवेंट हम लोग ये बोलेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, इंसेमिनेशन को ट्रांसफर ऑफ हम लोग बोलेंगे मेल गैमेट, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स, या इसको हम लोग बोल सकते हैं स्पर्म इनटू इनटू द फीमेल गैमेट, इनटू इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन, ठीक है। एक बार अगर इंसेमिनेशन हो जाए तो उसके बाद फिर क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे उसके बाद तीसरा सीक्वेंशियल इवेंट होगा, ठीक है। ये पहला सीक्वेंशियल इवेंट, ये दूसरा सीक्वेंशियल इवेंट। अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे तीसरा सीक्वेंशियल इवेंट होगा। और तीसरा सीक्वेंशियल इवेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, फर्टिलाइजेशन के नाम से जानेंगे। मतलब एक बार अगर मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के पास पहुंच गया तो फिर दोनों गैमेट्स क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फ्यूज होगा, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन।
तो इसके बाद क्या होगा हम लोग बोलेंगे, इसके बाद क्या होगा, फ्यूजन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड हम लोग बोलेंगे फीमेल गैमेट टू फॉर्म, टू फॉर्म क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जाइगोट, टू फॉर्म जाइगोट। याद रखना है इस प्रोसेस को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना फर्टिलाइजेशन के बाद जितना भी प्रोसेस होगा ना रिप्रोडक्शन का, वो हम लोग बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से जो भी पहले का जो इवेंट्स है ना, ठीक है, वो याद रखना मेल में भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी होगा। ठीक है, अब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए और हम लोग बोलेंगे क्या बन जाए, डिप्लॉयड जाइगोट बन जाए, तब उसके बाद फिर क्या होगा, तब हम लोग बोलेंगे उसके बाद वो जाइगोट क्या करता है, यूटेरस में रोल डाउन करता है, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद अगला जो सीक्वेंशियल इवेंट उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे उसको, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, यहाँ पर एनसीईआरटी में पढ़ाना भी है, लिखा हुआ भी है। इम्प्लांटेशन का मतलब हो गया जो यहाँ पर जो भी जाइगोट बना, ठीक है, जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट में फिर अलग अलग स्टेजेस आता है, जैसे मोडुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज। ठीक है, तो ब्लास्टुला स्टेज में जब जाइगोट रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। ये मैं बताऊंगा, ब्लास्टोसिस्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है हम लोग बोलेंगे, इम्प्लांटेशन में क्या होता है हम लोग बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, अटैच होता है किस किस में हम लोग बोलेंगे, किस में अटैच होगा, यूटेराइन वॉल में। तो हम लोग बोल सकते हैं अटैचमेंट ऑफ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अटैचमेंट ऑफ, अटैचमेंट ऑफ क्या चीज, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द यूटेराइन वॉल, यूटेराइन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं यूटेराइन वॉल भी बोल सकते हैं या यूटेरस भी बोल सकते हैं, यूटेरस। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलेंगे इम्प्लांटेशन। और एक बार अगर इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, यूटेरस, यूटेरस या यूटेराइन वॉल भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या होगा, अगला सीक्वेंशियल इवेंट होगा जिसको बोलते हैं सीक्वेंशियल इवेंट नंबर 5। और वो सीक्वेंशियल इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जस्टेशन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, जस्टेशन बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी पीरियड, प्रेगनेंसी पीरियड बोलेंगे। ठीक है, प्रेगनेंसी पीरियड के नाम से जानेंगे। ठीक है ना, अब प्रेगनेंसी पीरियड मतलब जस्टेशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जस्टेशन का मतलब हो गया कि जो भी एम्ब्रियो बना है, ठीक है, या ब्लास्टोसिस जो बना है, जिसको एम्ब्रायो ब्लास्टोसिस बोलेंगे, एम्ब्रायो बोलेंगे, वो क्या होगा हम लोग बोलेंगे, यूटेरस में क्या होगा हम लोग बोलेंगे, डेवलप करेगा, 9 मंथ तक क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, याद रखना है। ठीक है, ये कहाँ हो रहा है हम लोग बोलेंगे, यूटेरस के अंदर हो रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हो रहा है। ठीक है, जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, प्रेगनेंसी पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, जस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, प्रेगनेंसी पीरियड का ही दूसरा नाम है जस्टेशन, जस्टेशन पीरियड। तो उसके बाद क्या होगा हम लोग बोलेंगे, बेबी का क्या होगा, डिलीवरी होगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन, इसको हम लोग बोलेंगे पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे बर्थ ऑफ क्या चीज, बर्थ ऑफ बेबी, बर्थ ऑफ बेबी, याद रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे अगला क्या था, सीक्वेंशियल इवेंट था। ठीक है ना, तो अब देखो ध्यान से, जो भी हम लोग को ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है ना, वो इसी सीक्वेंशियल इवेंट्स में तो पढ़ना है ना, ये पढ़िएगा तो ये सब सारा का सारा जो भी एनसीईआरटी में जो कंटेंट दिया हुआ है वो सब आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है हम लोग बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। दूसरा स्टेप क्या है, इंसेमिनेशन। अब इसके बाद जितना भी आगे का स्टेप हो रहा है ना, सारा का सारा स्टेप कहाँ हो रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगला स्टेप फर्टिलाइजेशन, उसके बाद इम्प्लांटेशन, उसके बाद हम लोग बोलेंगे जस्टेशन या प्रेगनेंसी पीरियड, उसके बाद का चीज पार्चुरेशन जिसको बोलते हैं बर्थ ऑफ द बेबी। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब देखो इसी को तो हम लोगों को पढ़ना है ना डिटेल में। ठीक है, अब देखो और एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि गेमेटोजेनेसिस तभी पॉसिबल है, गेमेटोजेनेसिस तभी पॉसिबल है जब हम लोग बोलेंगे मेल और फीमेल क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे मेच्योर हो जाए, या हम लोग बोल सकते हैं कि मेल गोनैड और फीमेल गोनैड जो होता है, जैसे मेल गोनैड टेस्टिस होता है और फीमेल गोनैड क्या होता है, ओवरी होता है। जब ये मेच्योर हो जाता है तभी प्रोसेस ऑफ गेमेटोजेनेसिस होगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं आफ्टर प्यूबर्टी क्या होगा, प्रोसेस ऑफ गेमेटोजेनेसिस होगा। ठीक है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब मेल और फीमेल क्या चीज को अटेन कर ले, प्यूबर्टी को अटेन कर ले, तभी प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि प्यूबर्टी होने के बाद ही क्या होगा, मेल और फीमेल में गेमेटोजेनेसिस होगा, इंसेमिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा, प्रेगनेंसी पीरियड आएगा, फिर क्या होगा हम लोग बोलेंगे पार्चुरेशन होगा। गेमेटोजेनेसिस का मतलब है ना गैमेट्स का फॉर्मेशन। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गेमेटोजेनेसिस होगा, और गैमेट्स को क्या बोलेंगे, स्पर्म या मेल गैमेट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गेमेटोजेनेसिस होगा, हम लोग देखेंगे, और गैमेट जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेट या ओवम बोलेंगे, या एक भी बोल सकते हैं, ओवा भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या चीज, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इनसाइड सीमेन का जाना, सीमेन मतलब स्पर्म, मतलब इंसेमिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इनटू दी हम लोग बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या, जब मेल गैमेट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंच गया तो दो ऑपोजिट गैमेट क्या होगा, एक दूसरे से फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे जाइगोट बनाएगा। ठीक है, जिस प्रोसेस को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रोल डाउन करेगा यूटेरस में, तो उस जाइगोट को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे।
तो अटैच हो जाएगा वो ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन वॉल के थ्रू, जिस प्रोसेस को बोलेंगे इम्प्लांटेशन। एक बार अटैच हो जाएगा उसके बाद वो क्या होगा, वो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या होगा, प्रॉपर डेवलप करेगा, ठीक है, 9 मंथ तक, जिसको बोलेंगे एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। और इस 9 मंथ के पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे, जस्टेशनल पीरियड या जस्टेशन या प्रेगनेंसी पीरियड बोलेंगे, ठीक है। अब 9 मंथ जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग बोलेंगे ये जो एम्ब्रायो है वो कंप्लीटली एक बेबी में डेवलप कर चुका रहेगा, तो फिर क्या होना पड़ेगा, पार्चुरेशन होना पड़ेगा। पार्चुरेशन का मतलब हो गया क्या चीज, हम लोग बोलेंगे बर्थ ऑफ द बेबी, या हम लोग बोलेंगे चाइल्ड बर्थ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं एक बार बर्थ हो जाएगा बेबी का, तो उसके बाद हम लोग लैक्टेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे करके जो बेबी है वो मिल्क को क्या करेगा, फीड करेगा, ठीक है, ये सब पढ़ना है। तो ये था हम लोग बोलेंगे क्या चीज, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कॉन्सेप्ट। और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे जो सीक्वेंशियल इवेंट्स जो इन्वॉल्व होता है किसमें, फर्टिलाइजेशन में, सॉरी रिप्रोडक्शन में, वो सारा का सारा सीक्वेंशियल इवेंट। आप देख लो यही तो हुआ है ना, ऑफस्प्रिंग बना है, ठीक है, फादर और मदर, फादर और मदर मतलब पेरेंट्स से क्या बना, ऑफस्प्रिंग बना, जिस प्रोसेस को बोल रहे रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इतना आसान है नहीं, वो क्या चीज में होता है, सीक्वेंशियल इवेंट्स में होता है, देख सकते हैं सीक्वेंशियल इवेंट्स। और ये देखो बर्थ जो बेबी का हुआ इसी को तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफस्प्रिंग बोलेंगे ना, ठीक है, ऑफस्प्रिंग बोलेंगे, ठीक है। ऑफस्प्रिंग जो टर्म होता है ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में ऑफस्प्रिंग का मतलब हो गया संतान, या हम लोग बोल सकते हैं बेबी, या हम लोग बोल सकते हैं बर्थ ऑफ बेबी, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, बेबी सिंपल बोल सकते हैं, लेकिन ऑफस्प्रिंग वर्ड आपको यूज करना होगा क्योंकि आप बायो के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं यहाँ पर एक खास बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर मैं ये बताने जा रहा हूँ कि पहला हम लोग बोलेंगे कि जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहे चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या हम लोग बोलेंगे, एक यूनिकनेस है, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक यूनिकनेस है, ठीक है, यूनिकनेस है। और ये यूनिकनेस क्या चीज है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो हम लोग बोलेंगे ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा सिस्टम होता है, हम लोग बोलेंगे सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होता है, सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम होता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर है, मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी आप कॉन्सेप्ट पढ़िएगा सिस्टम के बारे में तो वहां पर टर्म आएगा, दो टर्म आएगा, एक को बोलेंगे सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम, एक को बोलेंगे डिस्पर्स सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक यूनिकनेस है, खासियत है, क्या खासियत है, तो हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल इट इज ए सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम। तो क्वेश्चन आता है सिंक्रोनाइज्ड हम लोग वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, तो मैं इसको बताता हूँ इसको मिटाकर, लेकिन याद रखना है। देखो अभी तक हम लोग क्या देखे, सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है देख लिया हम लोग, उसके बाद हम लोग देखे कि रिप्रोडक्शन क्यों होना पड़ेगा, व्हाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल। उसके बाद फिर हम लोग देखे कि क्या ऐसा सिस्टम ये रिस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्शन को करवाने के लिए, तो हम लोग क्या देखे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। फिर हम लोग देखे कि सीक्वेंशियल इवेंट्स क्या है रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए या ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये सारा का सारा क्या सीक्वेंशियल इवेंट्स है। याद रखना है इसमें से पहला और दूसरा जो सीक्वेंशियल इवेंट्स है वो मेल में होगा और फीमेल में भी होगा, या आप लोग बोल सकते हैं पहला और दूसरा जो सीक्वेंशियल इवेंट्स है वो केवल मेल में होगा, और पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा बाकी सारा सीक्वेंशियल इवेंट्स 1 से लेकर 6 तक वो सारा का सारा कहां होगा, फीमेल में होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखें कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक खासियत है, एक यूनिकनेस है, वो यूनिकनेस क्या है कि इट इज ए सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम नॉट ए डिस्पर्स सिस्टम। व्हाई इट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम, ये मैं यहाँ पर मिटाकर बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक यूनिकनेस है मैंने बताया, और वो यूनिकनेस क्या चीज है, इट इज सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम नॉट डिस्पर्स सिस्टम। देखो जब भी सिंक्रोनाइज टर्म आएगा ना, सिंक्रोनाइज का मतलब होता है एक साथ मिलकर काम करना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, उससे टर्म आया सिंक्रोनाइज्ड। तो अगर हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, ठीक है, चाहे वो हम लोग बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो सिस्टम क्या चीज के मिलने से बना होगा, बहुत सारे ऑर्गन्स के मिलने से बनता है सिस्टम। जैसे हम लोग पढ़ते आते हैं कि एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, ठीक है, जब सेल मिलता है बहुत सारा, जब सेल्स मिल जाता है तब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, तब हम लोग बोलते हैं उसको टिश्यू बोलते हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग बोलेंगे बहुत सारा टिश्यू जब मिल जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, ऑर्गन बोलेंगे। और जब बहुत सारा ऑर्गन्स मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। तो याद रखना सिस्टम का मतलब हो गया यहाँ पर एक से ज्यादा ऑर्गन्स एक दूसरे से मिला होगा या जुड़ा हुआ होगा, तभी हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं, क्या चीज, सिस्टम, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एक सिस्टम, इसका मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा क्या चीज, ऑर्गन्स इन्वॉल्व हुआ होगा तभी जाके क्या बना होगा, एक सिस्टम बना होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब ये सिंक्रोनाइज्ड का मतलब क्या हो गया, तो देखो सिंक्रोनाइज का मतलब क्या हो गया, सिंक्रोनाइज्ड का मतलब ये हो गया कि जब भी कभी एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ मिलकर काम करता है, दूसरा ऑर्गन तीसरे ऑर्गन के साथ मिलकर काम करता है, तीसरा ऑर्गन चौथे ऑर्गन के साथ मिलकर काम करता है, चौथा ऑर्गन पांचवा ऑर्गन के साथ मिलकर काम करता है, तब हम किसी भी सिस्टम में, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तब ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम। क्या बोलेंगे, सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी एक ऑर्गन अगर मान लो कि डैमेज हो गया या खराब हो गया, तब ये कंप्लीटली सिस्टम काम करना बंद कर देगा, इसीलिए यहाँ पर क्या हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है एक साथ मिलकर काम करना। जैसे अगर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे तो उसमें बहुत सारा ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, जैसे हम लोग बोलेंगे टेस्टिस है, फिर क्या चीज है, रेटी टेस्टिस है,
फिर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे वासा इफ्रेंसिया है। फिर क्या चीज है, इपिडिडाइमिस है। फिर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे वास डिफरेंस है। फिर क्या चीज है, सेमिनल विसाइकल है। फिर क्या चीज है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। फिर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या था, कौन सा ग्लैंड था, काउपर्स ग्लैंड है। ठीक है, फिर क्या चीज है, काउपर्स ग्लैंड है। फिर उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या है, यूरेथ्रा है। तो ध्यान से देखो बहुत सारा, ये क्या चीज है, ये ऑर्गन नंबर 1 है, ये ऑर्गन नंबर 2, ऑर्गन नंबर 3, ऑर्गन नंबर 4, ऑर्गन नंबर 5, ऑर्गन नंबर 6, ऑर्गन नंबर 7, ऑर्गन नंबर 8 एंड ऑर्गन नंबर 9। तो देखो सारा का सारा ऑर्गन्स मिलके क्या बनाया, एक सिस्टम को बनाया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मान लो कि इसमें से कोई भी एक ऑर्गन बीच में खराब हो गया, डैमेज हो गया, मान लो कि मान लो ये ये क्या चीज है, वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया के बाद यहाँ पर ये क्या चीज है, इपिडिडाइमिस है। ठीक है, इपिडिडाइमिस मान लो ये ऑर्गन खराब हो गया तो कंप्लीटली सिस्टम काम नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इट इज अ सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम। उसी तरह हम लोग बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी होगा। ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, ओवरी होगा, उसके बाद क्या होगा, फिम्रिकेटेड फनल होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ओविडक्ट होगा। फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यूटेरस होगा। फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, फिर क्या होगा, फिर होगा सर्विक्स होगा। फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वेजाइना होगा। क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बार्थोलिन ग्लैंड्स होगा। ये सब, ये सब सारा का सारा क्या ऑर्गन से जो मिलके क्या बनाया, हम लोग बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाया। अगर मान लो कि इसमें से कोई भी एक ऑर्गन जैसे यूटेरस मान लो खराब हो जाए तो क्या रिप्रोडक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना, मतलब सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा अगर कोई एक भी ऑर्गन काम करना बंद किया तो, क्योंकि ये सिस्टम का मतलब हो गया सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब हो गया सारा का सारा ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करना। अगर कोई भी एक ऑर्गन का लॉस होता है या फंक्शंस खत्म होता है या डैमेज होता है तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो वैसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंक्रोनाइज सिस्टम, जिसका एग्जांपल क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मैंने समझाया। अब देखो ध्यान से, हमेशा रखना है कि जब भी कभी सिस्टम के बारे में बात किया जाएगा ना, इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो हम लोग बोलेंगे ये सिस्टम को हम लोग क्लासीफाई करते हैं, हम लोग बोलेंगे दो पार्ट्स में। एक को हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम। ठीक है, और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्स सिस्टम, डिस्पर्स सिस्टम, याद रखना है। ठीक है, सिंक्रोनाइज सिस्टम का मतलब हो गया जो मैंने बताया कि सारा का सारा ऑर्गन्स किसी सिस्टम में एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड। डिस्पर्स सिस्टम, याद रखना, ऑर्गन्स अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, तब बोलेंगे डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब क्या हुआ, फैला हुआ, मतलब अलग अलग जगह पे वो ऑर्गन्स मिल रहा है, तब हम लोग बोलेंगे डिस्पर्स सिस्टम। डिस्पर्स सिस्टम का बस दो ही एग्जांपल है हमारे बॉडी में। एक क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे इम्यून सिस्टम, याद रखना इसको। ठीक है, और दूसरा क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे इंडोक्राइन सिस्टम। दूसरा क्या चीज है, इंडोक्राइन सिस्टम। यही दो ही ऐसा सिस्टम है जिसका कंपोनेंट्स या जिसका ऑर्गन्स हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स पे क्या है, प्रेजेंट है। इसीलिए इसको हम, ये दोनों सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्पर्स सिस्टम। और सिंक्रोनाइज सिस्टम, इसी दोनों सिस्टम के अलावा जितना भी सिस्टम हो गया, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जितना भी सिस्टम होगा अदर देन इम्यून सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम, ऑल आर कम इनटू द कैटेगरी ऑफ सिंक्रोनाइज सिस्टम। ठीक है, इस चीज को याद रखना। जैसे अगर हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो याद करो इंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है। ठीक है, तो याद करो हमारे हेड में कौन कौन इंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, याद करो पीनियल होता है, फिर क्या होता है, पिट्यूटरी होता है, हाइपोथैलेमस होता है। नेक वाले एरिया पे आएंगे तो क्या होगा, थाइमस होगा, थायराइड होगा, पाराथायराइड होगा, ये सब। तो ध्यान से देखो कि इंडोक्राइन सिस्टम में जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स या इंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो सब हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे लोकेटेड है। इसीलिए इंडोक्राइन सिस्टम क्या है, डिस्पर्स सिस्टम है। उसी तरह इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो इम्यून सिस्टम का जो कंपोनेंट्स होता है, जिसको ऑर्गन्स बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, जैसे लिम्फोइड ऑर्गन्स आता है, वो सब सारा का सारा प्रेजेंट होता है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे। क्यों, क्योंकि पैथोजन कहीं से भी हमारे बॉडी में घुस सकता है, इसीलिए इम्यून सिस्टम का जो कंपोनेंट्स है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर। ठीक है, याद रखना है। इसीलिए इम्यून सिस्टम भी क्या है, हम लोग बोलेंगे डिस्पर्स सिस्टम है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सिस्टम के बारे में, और हम लोग बोलेंगे सिंक्रोनाइज सिस्टम और डिस्पर्स सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ कि देखो ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको मिटाकर बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ, आपका एनसीईआरटी का जो सबसे पहला पैराग्राफ है, ठीक है, जिसके बगल में कंटेंट्स ये सब लिखा हुआ है, वो पैराग्राफ में आपको क्या चीज याद रखना है, तो जितना भी मैंने बताया ना सीक्वेंशियल इवेंट्स, वो सब उस पैराग्राफ में दिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने बता दिया, और इसके अलावा 4 पॉइंट और याद रखना है उस पैराग्राफ से, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, अगर हम लोग बात किसका कर रहे हैं, ह्यूमन के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या चीज है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमंस याद रखना है सबसे पहला पॉइंट कि ह्यूमंस आर, हम लोग बोलेंगे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इस चीज को याद रखना, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, क्या होता है ये अभी मैं तो बताता हूँ। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स। दूसरा पॉइंट याद रखना है, तो ये आपको ये रखना होगा याद कि ह्यूमंस कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे विविपेरस होता है। क्या होता है, आप लोग बोलेंगे कैसा ऑर्गेनिज्म है, विविपेरस ऑर्गेनिज्म है। तो ये विविपेरस का मतलब क्या होता है, ये मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, तीसरा हम लोग बोलेंगे कि इन केस ऑफ ह्यूमन हम लोग बोलेंगे कोई भी मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, नो मेटामॉर्फोसिस, याद रखना है, नो मेटामॉर्फोसिस
फाउंड इन मेटामॉर्फोसिस फाउंड इन ह्यूमन, इस चीज को याद रखना, ठीक है। नो मेटामॉर्फोसिस फाउंड इन हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ह्यूमंस, ठीक है। और अगला पॉइंट याद रखना कि ह्यूमंस के टाइम पे जब डेवलपमेंट होता है किसी भी बेबी का, ह्यूमन बेबी का, तो वहां पर कभी भी हम लोग बोलेंगे लार्वल स्टेज या लार्वा नहीं बनेगा, ठीक है। नो लार्वल स्टेज, नो लार्वल स्टेज इन ह्यूमन बीइंग्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एम्ब्रायो, इस चीज को ध्यान में रखना, नो लार्वल स्टेजेस, ठीक है। यही 4 पॉइंट आपके पहला वाला जो पैराग्राफ है ना एनसीईआरटी का, उसमें लिखा हुआ है, और उसके साथ साथ जो सीक्वेंशियल इवेंट्स मैंने बताया ना वो लिखा हुआ है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। अब एक चीज देखो ध्यान में कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जब भी कभी टर्म आएगा तो इसका क्या मतलब हो गया, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का मतलब याद रखना होता है कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो हम लोग बोलेंगे सेक्स सेल्स को बना सके, क्या चीज को बना सके, सेक्स सेल्स को बना सके। और सेक्स सेल्स को हम लोग मेल के केस में क्या बोलते हैं, मेल गैमेट्स बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। या इसको हम लोग स्पर्म भी बोलते हैं, ठीक है। और फीमेल के केस में हम लोग क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेट्स बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवम बोलेंगे, ठीक है। तो वैसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हम लोग बोलेंगे स्पर्म और ओवम को बना पा रहा है, ठीक है, या सेक्स सेल्स को बना पा रहा है, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के नाम से जानेंगे। तो ह्यूमन के केस में क्या चीज है, स्पर्म भी बन रहा है और ओवम भी बन रहा है, मतलब ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, याद रखना, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये लाइन। दूसरा वीवी पेरस का मतलब क्या हो गया, वीवी पेरस का मतलब हो गया कि हम लोग बोलेंगे कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि जो ये क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लो कि चिकन के केस में अगर हम लोग बात करेंगे, हेन के केस में बात करेंगे, ठीक है, हेन हेन क्या देती है, हम लोग बोलेंगे एग ले करती है, ठीक है। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो एग को डायरेक्टली ले करे उसको बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं ओविपेरस। लेकिन वैसा ऑर्गेनिज्म जो हम लोग बोलेंगे डायरेक्टली क्या चीज को बर्थ करे, बेबी को बर्थ करे, ठीक है, याद रखना है, डायरेक्टली क्या चीज को बर्थ करे, बेबी को बर्थ करे, या हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या चीज, चाइल्ड बर्थ करे, ठीक है। एग को डायरेक्टली नहीं ले करे, डायरेक्टली क्या चीज को बर्थ करे, बेबी या चाइल्ड को बर्थ करे, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, वीवीपेरस, याद रखना वीवीपेरस। तो आप देखे होंगे इन केस ऑफ ह्यूमंस क्या चीज, ह्यूमंस क्या होता है हम लोग बोलेंगे, एक ह्यूमंस में क्या होता है, बर्थ ऑफ बेबी तो होता है ना, कोई तो एग तो ले होता नहीं है इन केस ऑफ ह्यूमंस, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ह्यूमंस आर विविपेरस। अगर हम लोग बोलेंगे एग को ले करता कोई भी ऑर्गेनिज्म तो हम लोग क्या बोलते हैं, ओविपेरस। जैसे अगर हम लोग कोई भी हेन को देखेंगे या डक को देखेंगे तो डक क्या करती है, एग को ले करती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डक कैसा ऑर्गेनिज्म है, ओविपेरस ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही हो गया, ठीक है। अब तीसरा जो यहाँ पर पॉइंट है उसका क्या मतलब हुआ, नो मेटामॉर्फोसिस इन ह्यूमंस। इसका मतलब देखो ध्यान से, मेटामॉर्फोसिस का मतलब, मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे जो इमेच्योर ऑर्गेनिज्म होता है जिसको लार्वा बोलते हैं, ये लार्वा कन्वर्ट होता है किसमें, हम लोग बोलेंगे एक मेच्योर ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं अडल्ट। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, याद रखना है। तो अब इन केस ऑफ ह्यूमंस लार्वा बनता ही नहीं है तो मेटामॉर्फोसिस कैसे होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि नो लार्वल स्टेज फाउंड इन केस ऑफ ह्यूमंस, मतलब कोई भी इमेच्योर ऑर्गेनिज्म या लार्वा का डेवलपमेंट या फॉर्मेशन नहीं होता है ह्यूमंस के अंदर। इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्योंकि लार्वा ही नहीं बना तो मेटामॉर्फोसिस तो होने का चांस ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है या एनसीईआरटी में लिखता है कि कोई भी मेटामॉर्फोसिस देखने को नहीं मिलता है ह्यूमंस के केस में। अगर मेटामॉर्फोसिस नहीं देखने को मिल रहा है इसका मतलब वहां पर लार्वा बनेगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखता है एनसीईआरटी में कि नो लार्वल स्टेजेस फाउंड इन केस ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। तो यहाँ पर वही मैंने बताया है, सारा पॉइंट्स क्लियर हो गया। याद रखना ये पहला वाला पैराग्राफ जो एनसीईआरटी का उसमें यही लिखा हुआ है, ठीक है, इससे नीट का क्वेश्चन बन सकता है, बस ये 4 पॉइंट याद रखना। अब देखो और 2 पॉइंट वहां पर एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि अगर हम लोग बात करेंगे कोई भी मेल का, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे कोई भी मेल का, तो याद रखना मेल हम लोग बोलेंगे स्पर्म को प्रोड्यूस कर सकता है, या हम लोग बोलेंगे मेल गैमेट्स को बना सकता है, कब तक, तो हम लोग बोलेंगे थ्रू आउट देयर लाइफ। जब तक कोई मेल हम लोग बोलेंगे सर्वाइव कर रहा है, या हम लोग बोलेंगे जब तक कोई मेल जिंदा है तब तक वो क्या कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे मेल गैमेट्स को बना पाएगा, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग फीमेल के बारे में बात करेंगे तो याद रखना फीमेल हम लोग बोलेंगे ओवा को, या हम लोग बोलेंगे ओवम, या हम लोग बोलेंगे एग को, ये थ्रू आउट देयर लाइफ नहीं बना पाएगी। ये कब तक बना पाएगी, तो हम लोग बोलेंगे 45 जो एज होता है तब तक ये क्या चीज को बना पाएगी, हम लोग बोलेंगे फीमेल गैमेट को बना पाएगी, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एग या ओवम, या हम लोग बोलेंगे ओवा को बना पाएगी फीमेल। ऐसा क्यों होता है इसका रीजन मैं बताऊंगा जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब मैं डील करूंगा तब, ठीक है। तो ये 2 लाइन भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये था हम लोग बोलेंगे आज एनसीईआरटी का जो सबसे पहला पैराग्राफ था ना उसका एंटायर कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, उसका आंसर दूंगा, ठीक है। अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, देखो ध्यान से, ये तो हम लोग देख लिए, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कैसे करके हम लोग समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, कैसे करके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या चीज को बनाने में हेल्प करता है, गैमेट्स को, या हम लोग मेल गैमेट्स को बनाने में हेल्प करते हैं, स्पर्म को बनाने में हेल्प करता है, क्या क्या हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में,
ये सब सारा का सारा हम लोग डिटेल में देखेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि इसके बाद एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो क्या टॉपिक स्टार्ट होता है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसको जैसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जितना पैराग्राफ लिखा हुआ है सारा का सारा मैं यहाँ पर डील कर रहा हूँ। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटायर कॉन्सेप्ट। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।